हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर वोल्टेज रेगुलेशन ऑल्टरनेटर का काफ़ी टाइम से समझ रहे हैं। आज मैं वोल्टेज रेगुलेशन में जो डिराइव करके फॉर्मूला बताया था सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड वाला वोल्टेज रेगुलेशन, उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना चाह रही थ्रू प्रॉब्लम, तो वही मैं आज डिस्कस करूँगी। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। A 1500 kVA 6600 volts 3-phase star connected alternator with a resistance of 0.4 ohms per phase and reactance 6 ohms per phase deliver full load current at power factor 0.8 lagging and normal rated voltage। मतलब एक ऑल्टरनेटर है जो कि 1500 kVA का आउटपुट दे रहा है 6600 वोल्ट्स रेटेड वोल्टेज पर, 3 फेज है, स्टार कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस पर फेज का जो है वो 0.4 ओम्स है और रिएक्टेंस मतलब सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो पर फेज का है वो 6 ओम्स है। ये डिलीवर कर रहा है फुल लोड करंट कितने लैगिंग पावर फैक्टर पर? 0.8 के लैगिंग पावर फैक्टर पर और रेटेड टर्मिनल वोल्टेज पर। Estimate the terminal voltage for the same excitation and load current at 0.8 power factor lagging। मैं यही सेम एक्साइटेशन वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना चाह रही हूँ कि ये क्या होता है, सेम एक्साइटेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझाना चाह रही हूँ। पर अब सेम एक्साइटेशन पर डिफरेंट लोड को फीड कर रहे हैं फॉर द सेम कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? सेम कि सेम रेटेड फुल लोड करंट फ्लो होगा। वोल्टेज में वैरी, क्यों वोल्टेज वैरी हो सकता है? क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर की केस में आर्मेचर रिएक्शन का इम्पैक्ट अलग होता है, डीमैग्नेटाइजिंग होता है, और लीडिंग पावर फैक्टर की केस में आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग होती है। तो नेचुरली टर्मिनल वोल्टेज पर इसका डिफरेंस आएगा। कंडीशन एक ही कांस्टेंट है कि पावर फैक्टर 0.8 है, पर लैगिंग की जगह लीडिंग हो गया लोड का नेचर, और करंट दोनों ही केस में लैगिंग 0.8 पावर फैक्टर और लीडिंग 0.8 पावर फैक्टर की केस में करंट फुल लोड रेटेड करंट ही बह रहा है। तो इस नए हालातों में आपको एक्साइटेशन सेम रखना है। जो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग की केस में एक्साइटेशन रखा था, वही का वही एक्साइटेशन आपको 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर लोड की केस में रखना है। करंट सेम है तो आपको टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करके देना है कि अब लीडिंग पावर फैक्टर वाले लोड के केस में सेम एक्साइटेशन रखने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया है। तो यही सेम एक्साइटेशन वाले कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाह रही हूँ। मुझे लगा आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहिए थ्रू प्रॉब्लम, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो चलिए लिस्ट आउट कर लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। केवीए रेटेड 1500 केवीए और टर्मिनल रेटेड वोल्टेज लाइन टू लाइन देकर रखा है वो 6600 वोल्ट है। ये हमेशा 3 स्टार कनेक्टेड है और मैंने बताया कि वोल्टेज जो गिवन रहता है अक्सर लाइन टू लाइन ही रहता है अनलेस अनटिल बोला ना गया हो। और आर ए जो है वो 0.4 ओम्स पर फेज है और एक्सेस जो है वो 6 ओम्स पर फेज है। अभी जो है पावर फैक्टर हम किस केस का लेकर चल रहे हैं? 0.8 लैगिंग नेचर का लेकर चल रहे हैं। तो फॉर लोड पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग के लिए मैं अभी पहले डिस्कशन करके कितना एक्साइटेशन इसको नीडेड है टू फ्लो फुल लोड करंट, मतलब फुल आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है और फुल लीकेज ड्रॉप हो रहा है, उन हालातों में एक्साइटेशन साथ में टर्मिनल वोल्टेज रेटेड वाला आपको रखना पड़ेगा 6600 डिवाइडेड बाय √3 करूंगी मैं, क्योंकि ये लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया है, मुझे पर फेज टर्मिनल वोल्टेज 6600 डिवाइडेड बाय √3 मेंटेन करना है। तो दो चीजें हैं, फुल लोड कंडीशन में ये ड्रॉप सारे हो रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन का, लीकेज रिएक्टेंस का और IARA ड्रॉप हो रहा है, और साथ में यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज कितना डेवलप करवा रहे हैं 3810। इतना सब कुछ होने देने के लिए कितने एक्साइटेशन की जरूरत है, मतलब कितना ई इंड्यूस होगा यहाँ पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस, तो उसके लिए फील्ड एक्साइटेशन क्या होगा ये पता करना है आपको। अब हमारा इस पर्टिकुलर सर्किट में देखूं अगर, तो पहले ये रोटर है, रोटर की फील्ड वाइंडिंग है जो रोटेट हो रही है, रोटर को एक्साइटेशन दिया तो माना कि IF करंट फ्लो हो रहा है, उस IF की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो फ्लक्स किससे लिंक हुआ? पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग से लिंक हुआ, पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग ई इंड्यूस हुआ। फिर इस सर्किट में जैसे ही ई इंड्यूस हुआ और लोड के थ्रू सर्किट कंप्लीट है तो IXAR ड्रॉप होने लगा फुल लोड पर RA के अक्रॉस ड्रॉप होने लगा, फुल लोड पर लीकेज रिएक्टेंस का ड्रॉप होने लगा, और बाकी का वोल्टेज जो है वो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग वाले लोड के अक्रॉस अपीयर हो गया। करंट जो फ्लो हो रहा है वो IAFL फ्लो हो रहा है, फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है। पर अब पर फेज का वोल्टेज कितना होगा? 6600 डिवाइडेड बाय √3 मतलब 3810 वोल्ट्स VT रेटेड पर फेज का
डेवलप हो रहा है, IA फुल लोड करंट बह रहा है पर फेज में। केवीएल इक्वेशन क्या होगी, E इज इक्वल टू VT प्लस IAFL/ZS। अभी अभी मैंने आपको ये वाले टिपिकल टर्म्स बताई है इस सर्किट में, वही सारी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। पर मैं अगर E की वैल्यू निकालने जाऊँ, सिर्फ वैल्यू निकालने जाऊँ, यह वो वैल्यू इंडिकेट करेगी कि इन सब को अभी कितने फील्ड एक्साइटेशन की जरूरत है, क्योंकि जो भी फील्ड एक्साइटेशन IF में मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे फुल लोड के ड्रॉप्स डेवलप हो, 3810 का टर्मिनल रेटेड वोल्टेज डेवलप हो, तो जो भी एक्साइटेशन हम दे रहे हैं वो IF और उसके करस्पॉन्डिंग E कितना इंड्यूस हो रहा है वो पता करना है। तो मैं फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करी जो मैंने डिराइव किया था सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में फेजर डायग्राम को यूज करते हुए E की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसको मैं यूज करी, और ये फॉर्मूला लैगिंग पावर फैक्टर की केस का है। तो लैगिंग पावर फैक्टर लोड की केस में ये वाला फेजर डायग्राम था जिसकी मदद से मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, अब E का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना, और E ही रिप्रेजेंटेटिव है फील्ड एक्साइटेशन जो अभी नीडेड है उसका। E की वैल्यू फाइंड करने के लिए √V cos phi प्लस IARA होल स्क्वायर प्लस V sin phi प्लस IAXS होल स्क्वायर, ऐसा ये फॉर्मूला है। अब मुझे IAFL पहले निकालना पड़ेगा, फुल लोड रेटेड करंट, तो मेरे पास रेटेड पावर है, रेटेड वोल्टेज है, तो मैं IAFL निकाल सकती हूँ। तो रेटेड पावर P इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज cos phi होता है जनरल, VT रेटेड रखेंगे I फेज की जगह और IAFL रखेंगे I फेज की जगह। तो सारी वैल्यूज रखी, तो IAFL जो मिलेगा आपको P की जगह 1500 इंटू 10⁻³ रखा, ये 3 है। VT रेटेड मेरे पास 6600 डिवाइडेड बाय √3 है। IAFL ही पता करना है, पॉइंटेड पावर फैक्टर है। सारी वैल्यूज को रखने पर IAFL मुझे 64 एम्पियर्स मिला। वापस से E के एक्सप्रेशन में मैं V रख दूंगी 3810, पावर फैक्टर cos phi 0.8 रख दूंगी, IA की वैल्यू 164 है, RA की वैल्यू 0.4 है, उसका होल स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड ब्रैकेट में V sin phi की जगह 3810 इंटू 0.6 प्लस 164 इंटू 6, ऐसा करके इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और उसका अंडर रूट। ये पूरा आपका E का मैग्नीट्यूड पता करने की सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। फर्स्ट ब्रैकेट से मुझे ये वैल्यू मिल रही है, इसका स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट से मुझे ये वैल्यू मिल रही है, इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट। पूरे को सॉल्व किया तो 4515 वोल्ट्स इतना E रिक्वायर्ड है टू मेंटेन फुल लोड ड्रॉप्स अक्रॉस दिस एंड टू डेवलप रेटेड टर्मिनल वोल्टेज पर फेज का। ये करने के लिए मुझे कितना, इसको डेवलप करने के करस्पॉन्डिंग मुझे एक्साइटेशन, मतलब IF इतना हो कि इतना EMF इंड्यूस हो जाए पर फेज वाइंडिंग का। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फील्ड एक्साइटेशन। अब आपसे कहा गया कि 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर लोड को सप्लाई करना है, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग लोड को सप्लाई करना है फुल लोड आर्मेचर करंट पर ही, और सेम एक्साइटेशन रखना है। तो सेम एक्साइटेशन रखा मतलब मेरा E जो होगा वो कितना होगा 4515। अब आप कहेंगे कि लीडिंग लोड और लैगिंग लोड का क्या डिफरेंस हुआ, तो बेटा वो ये डिफरेंस हुआ कि जब लोड लैगिंग पावर फैक्टर का था तो आर्मेचर रिएक्शन कैसी थी, डीमैग्नेटाइजिंग। तो नेचुरली E में से आर्मेचर रिएक्शन वाला फ्लक्स जो है डीमैग्नेटाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग वाला इंपैक्ट पड़ने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो E से छोटा होगा, क्योंकि ये आर्मेचर रिएक्शन ने E को कम कर दिया। फील्ड एक्साइटेशन तो इतना है कि यहाँ पे E कितना डेवलप होगा 4515, पर आर्मेचर रिएक्शन जो भी हो रही लैगिंग लोड की वजह से वो इस वोल्टेज को कम कर देती, मतलब EG की वैल्यू, एयर गैप में EG की वैल्यू, एयर गैप E की वैल्यू जो होगी वो छोटी हो जाएगी पर फेज इंड्यूस्ड EMF जो आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस है उससे छोटा हो जाएगा। ये सब समझा चुकी हूँ बेटा मैं। अब यहाँ पर क्या होगा, लोड कैसा हो गया, लीडिंग हो गया है, तो नेचुरली आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, मैग्नेटाइजिंग इंपैक्ट वाला होगा। मतलब जो भी हमने एक्साइटेशन IF सेम देकर रखा है, अभी भी लीडिंग लोड की केस में भी हम एक्साइटेशन सेम दे रहे हैं, ये सेम एक्साइटेशन यहाँ पे जो EMF इंड्यूस कर रहा है वो 4515 ही इंड्यूस करेगा, पर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एयर गैप वाला EMF, मतलब एयर गैप फ्लक्स की वजह से EMF बढ़ जाएगा पर फेज वाइंडिंग का। मैग्नेटाइजिंग इंपैक्ट पड़ रहा है आर्मेचर रिएक्शन का, कुछ क्रॉस है और कुछ मैग्नेटाइजिंग है, पर मैग्नेटाइजिंग होने की वजह से EG की वैल्यू E से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन एयर गैप फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन एयर गैप फ्लक्स को नॉन सपोर्टिव था, तो इसलिए EG छोटा हो गया था।
फ्लक्स रिड्यूस हो गया, तो एयर गैप फ्लक्स की वजह से पहले ई डेवलप हुआ, फिर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से उस ई में कमी आ गई क्योंकि फ्लक्स कम हो गया डीमैग्नेटाइजिंग इम्पैक्ट की वजह से। यहाँ पर आईएफ की वजह से ई इंड्यूस हुआ, पर जैसे ही लोड लगा दिया पॉइंटेड लीडिंग का तो और ज्यादा एडिटिव फ्लक्स आ गया आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, तो पर फेज ईएमएफ जो होगा वाइंडिंग का वो ईजी हो चुका है, बढ़ चुका है। जब ये बढ़ गया IARA ड्रॉप आपका उतना ही हो रहा है, क्योंकि इस केस में कितना करंट बह रहा था IAFL, इस केस में भी IAFL, तो IAFL इंटू RA की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर 164 इंटू 0.4 है, यहाँ पर भी IAFL की वैल्यू 164 इंटू 0.4 ही है। IXL की वैल्यू भी यहाँ पर जो होगी वो वैसी की वैसी सेम होगी। तो इसका मतलब जो ई से ईजी में इंक्रीमेंट हुआ वो ज्यादा करके इंक्रीमेंट आपको टर्मिनल वोल्टेज पर दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि ये टर्मिनल वोल्टेज इस टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा आना चाहिए बाय कीपिंग द सेम फील्ड एक्साइटेशन। चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। अब ये लीडिंग लोड है, तो मैंने लीडिंग लोड के केस का फेजर डायग्राम ये इन जनरल बना दिया है, और इस फेजर डायग्राम से ये वाला फॉर्मूला डिराइव मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो E इज इक्वल टू अंडर रूट वी कॉस फाइव प्लस IARA होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट वी साइन फाइव माइनस IAXS होल स्क्वायर। लीडिंग और लैगिंग में डिफरेंस सिर्फ इतना ही आता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है लीडिंग लोड की केस में। सारी वैल्यूज रखी, E को मैं 4515 स्क्वायर रखूंगी, और इस अंडर रूट को मैंने इधर E स्क्वायर कर दिया है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया है। V मुझे नहीं मालूम, V ही मुझे पता करना है। कॉस फाइव की जगह 0.8 हो गया, IARA की जगह 164 इंटू 0.4 हो गया, पूरे के ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा दिया। V साइन 5 V इंटू 0.6 माइनस 164 इंटू 6 होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है बेटा। V स्क्वायर की 2 टर्म से, V की 2 टर्म से और कांस्टेंट की 3 टर्म से सबको मिला दिया तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकाले, V अल्फा एंड V बीटा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। माइनस बी तो माइनस बी और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर 1075.8 का होल स्क्वायर प्लस 4A, और C की वैल्यू निगेटिव है तो ये टर्म भी प्लस हो जाएगी। तो अंडर रूट 1075.8 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 19 लैक्स नॉट 194 लैक्स 12666, ऐसा ये नंबर हमने रख दिया जो इवैल्यूएट होता यहाँ पर। C की वैल्यू पूरा सॉल्व किया, प्लस माइनस दोनों वैल्यूज फाइंड आउट की, तो प्लस के साथ 4976.6 वोल्ट्स आया और माइनस के साथ माइनस 3900.6 आया। ये नॉट फिजिबल है, दिस इज नॉट फिजिबल। फिजिबल कौन सी होगी? पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो 4976.6 टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू आई। देखिए बेटा ज़्यादा आई ये वैल्यू, 4976.6 वोल्ट्स ज़्यादा आई, और यहाँ पे कितनी थी? 3810। मतलब उसी टाइप का लैगिंग लोड और उसी टाइप के लीडिंग लोड और सेम करंट फ्लो करवाए दोनों केस में, सेम एक्साइटेशन दिया, तो सेम एक्साइटेशन में लैगिंगनेस में टर्मिनल वोल्टेज डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर इम्पैक्ट की वजह से कम हो गया, और सेम फील्ड एक्साइटेशन, सेम फुल लोड करंट और लीडिंग लोड की केस में आर्मेचर रिएक्शन ने सपोर्ट किया तो ये वाला वोल्टेज बढ़ गया, 4976.6 आया। तो यहाँ पर मैं आपको सेम एक्साइटेशन का मीनिंग बताना चाह रही थी, मुझे IF की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी। सेम एक्साइटेशन का मतलब है कि EMF जो इंड्यूस हो रहा है विदाउट एनी आर्मेचर रिएक्शन, उसे हमें सेम रखना है। आर्मेचर रिएक्शन के बाद या तो लैगिंग लोड की वजह से कम हो जाता है या लैगिंग लोड की वजह से बढ़ जाता है, उस हिसाब से आपको बाकी सारी चीज़ें रखकर इवैल्यूएट करना था टर्मिनल वोल्टेज। तो बेटा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देते हैं। मेरा एक और सजेशन है कि आप हमेशा जब भी किसी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करते हैं वो बुक्स की सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। पहले उससे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, उसके बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाइए। सॉल्व क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा चेक करने को कि आपका क्वेश्चन आपने सही तरीके से सॉल्व किया है कि नहीं, और टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मैं हमेशा ऐसे ही फॉलो करती आई थी बेटा, तो यही बेस्ट तरीका है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ हमने 5-10 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तब आप एक अनसॉल्व प्रॉब्लम उठा के या कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स उठा के सॉल्व करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि सेम फील्ड एक्साइटेशन का मीनिंग क्या है। मैं फील्ड एक्साइटेशन आईएफ की क्वांटिटी को सेम नहीं रख रही, आईएफ की वजह से इंड्यूस होने वाला ईएमएफ ई सेम रख रही हूँ, ये मीनिंग है इसका। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखकर अपने इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। थैंक यू।